भारत में टीवी न्यूज़ डिबेट्स को लेकर एक सवाल लंबे समय से उठता रहा है। क्या इन बहसों में वास्तव में समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं या फिर ऐसे चेहरे चुने जाते हैं जो बहस को ज़्यादा टकरावपूर्ण और टीआरपी लायक बना सकें? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में प्राइम टाइम डिबेट्स में धर्म, विशेषकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों की मौजूदगी लगातार बढ़ी है। इसके साथ ही कुछ गिने चुने मुस्लिम चेहरे लगभग हर बड़े हिंदी न्यूज़ चैनल पर बार बार दिखाई देते हैं। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यही लोग भारतीय मुसलमानों के विविध राय का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर टीवी उद्योग का अपना चयन प्रक्रिया है जो कुछ खास तरह के पैनलिस्टों को प्राथमिकता देती है। आज का विचार, लोग धोखा नहीं देते, लोग बिकते हैं, आप खरीद नहीं पाते। इस विषय पर उपलब्ध रिपोर्टों और मीडिया विश्लेषणों को देखने पर एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने टीवी न्यूज़ एंड सीरीज में कई महीनों तक प्रमुख हिंदी न्यूज़ चैनलों के प्राइम टाइम शो का विश्लेषण किया। विश्लेषण का निष्कर्ष यह था कि कई चैनलों ने जनहित के मुद्दों की अपेक्षा ध्रुवीकरण वाले विषयों को प्रमुखता दी, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि विवाद और टकराव टीवी न्यूज़ के व्यावसायिक मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। चीख कर चिल्लाऊंगा और जब मैं चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? न्यूज़ लॉन्ड्री की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टीवी चैनल लगातार अनजान मौलवियों को मुस्लिम विचारकों, प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के तौर पर पेश करते रहे हैं, जबकि सवाल ये है कि असल में ये लोग कौन हैं और किस आधार पर समुदाय की आवाज़ बनकर पेश किए जाते हैं। रिपोर्ट में नाम लिए गए लोगों में मौलाना साजिद रशीदी शामिल हैं, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के संस्थापक हैं और दिल्ली के पहाड़गंज में एक मस्जिद के ऊपर रहते हैं। रशीदी का दावा है कि पहले टीवी चैनल बहस में आने के पैसे देते थे, लेकिन अब बाजार में ज़्यादा राइवल बढ़ने की वजह से निजी चैनल पैसा नहीं देते। रशीदी ये भी बताते हैं कि बहस के दौरान एंकर कई बार कोड वर्ड या इशारे से किसी पैनलिस्ट को आक्रामक होने का संकेत देते हैं, और यह भी आरोप है कि कई बार दर्शकों को पहले से सवाल कागज पर लिखकर दे दिए जाते हैं कि किससे क्या पूछना है। मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। इस रिपोर्ट में एक और नाम सामने आता है, मौलाना सुहैब कासमी, जिनके दिल्ली स्थित फ्लैट के बाहर नेम प्लेट पर भाजपा के सीनियर लीडर बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वह आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, जबकि टीवी चैनल उन्हें मुस्लिम विद्वान के रूप में पेश करते हैं, यानी सरकार समर्थक राजनीतिक पृष्ठभूमि को निरपेक्ष मुस्लिम राय के तौर पर दिखाया जाता है। एक तीसरा उदाहरण हाफिज गुलाम सरवर का है, जो न्यूज नेशन पर मुस्लिम स्कॉलर और आज तक पर अखिल भारतीय यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के प्रवक्ता के तौर पर दिखाई देते हैं। सरवर खुद इस बात से इनकार करते हैं कि वे सर्टिफाइड मौलाना है। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं। तहलका ने हाल ही में एक खोजी स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें रिपोर्टरों ने खुद को एक नए टीवी चैनल का प्रतिनिधि बताकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से संपर्क किया। इस स्टिंग में शादाब नाम के व्यक्ति का बयान सामने आया है, जिसमें वे मानते हैं कि टीवी डिबेट पहले से तय होते हैं। चैनल पहले से बता देते हैं कि किस पर निशाना साधना है और पैनलिस्ट का भुगतान इस आधार पर होता है कि वह कैसा परफॉर्म करता है। शादाब ने इसे सीधे मैच फिक्सिंग कहा। स्टिंग में जावेदुल हसन कासमी का नाम भी है, यह नाम बदला हुआ है। ये एक लंबे समय से पैनलिस्ट हैं, अनुभवी हैं। उनके अनुसार एक चर्चित एंकर ने उनसे और एक हिंदू सह पैनलिस्ट से लाइव शो में नाटकीय तरीके से खड़े होकर झगड़ा करने को कहा था, जिससे दोनों ने मना कर दिया। फिर भी उन्हें उसी चैनल पर बार बार बुलाया जाता रहा। रिपोर्ट में कुछ और पैनलिस्ट जैसे आगरा के रियासत अली और मौलाना उजैर आलम का जिक्र भी है, जिन्होंने बहसों के माहौल को अपमानजनक बताकर इनमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। जिस संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM का जिक्र मौलाना सुहैब कासमी के संदर्भ में न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में आया, उसकी पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। MRM की स्थापना 2002 के गुजरात दंगों के तुरंत बाद हुई थी, दिसंबर 2002 में हुई थी, और ये RSS का ही एक संगठन है जो स्वयं को एक स्वतंत्र मुस्लिम संगठन के तौर पर पेश करता है। इसकी स्थापना बैठक में तत्कालीन RSS प्रमुख
KS सुदर्शन और वरिष्ठ RSS नेता इंद्रेश कुमार जैसे लोग मौजूद थे। न्यूज लॉन्ड्री की एक और जमीनी रिपोर्ट जो अयोध्या में राम मंदिर फैसले के दिन विभिन्न चैनलों की लाइव बहसों को कवर करते हुए लिखी गई थी, इसमें एक दिलचस्प ब्यौरा है। ABP न्यूज के लाइव शो में मौजूद इकलौते मुस्लिम पैनलिस्ट बबलू खां को रिपोर्ट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा बताया गया। यह उदाहरण उसी पैटर्न से मेल खाता है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, यानी बहस में मुस्लिम पक्ष के तौर पर अक्सर एक ऐसा चेहरा बुलाया जाना जिसका किसी राजनीतिक रूप से जुड़े संगठन से संबंध दर्शकों को साफ तौर पर नहीं बताया जाता। टीवी डिबेट के पैनलिस्टों से थोड़ा ऊपर जाकर देखें तो यह सवाल कि क्या भारतीय मीडिया हाउस पैसे के बदले एक तय एजेंडा चलाने को तैयार हैं, अकेले मौलानाओं तक सीमित नहीं है। 2018 में कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन 136 नाम से एक बड़ा स्टिंग किया, जिसमें एक रिपोर्टर ने स्वयं को एक हिंदुत्व समर्थक संगठन का प्रतिनिधि बताकर लगभग 27 मीडिया हाउस से संपर्क किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कई मीडिया हाउसों के अधिकारी चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग वाला प्रचार प्रसार सामग्री पैसे लेकर प्रसारित करने पर सहमत होते दिखे। द वायर और द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार इस स्टिंग में टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप और जी ग्रुप समूह के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुस्लिम मिरर पर 2019 में प्रकाशित एक लेख में मनमोहन सिंह के पूर्व प्रेस सलाहकार पंकज पचौड़ी का हवाला देते हुए कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पत्रकारिता से दूरी बना ली है और यही वजह है कि कुछ विपक्षी दलों ने टीवी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसी लेख में कोलकाता के वकील सदफ परवीन का बयान दर्ज है, जिनके अनुसार ऐसे फर्जी मुस्लिम विद्वानों की भागीदारी समुदाय की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है और इन्हें हर हाल में रोका जाना चाहिए। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर नसीम अख्तर के अनुसार ज्यादातर टीवी चैनल अधपके मौलवियों को बुलाते हैं जिन्हें न तो विषय की गहराई पता होती है और न ही बोलने की तैयारी होती है। लेख में यह भी दर्ज है कि अधिकतर चैनल हर पैनलिस्ट को लगभग 2000 से 5000 रुपए का भुगतान करते हैं और पैसे का यह आकर्षण ही कई टीवी वॉरियर्स को बहस में खींच लाता है, भले ही नतीजे में समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। पैटर्न क्या कहता है और क्या नहीं कहता, 3 रिपोर्टों को मिलाकर देखें तो कुछ बातें स्पष्ट तौर पर उभरती हैं। टीवी न्यूज चैनलों का कारोबारी मॉडल TRP केंद्रित बहसों पर बहुत निर्भर है और इसके लिए भड़काने वाले चेहरों की लगातार जरूरत रहती है। कुछ नियमित पैनलिस्ट की राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसे RSS से जुड़े संगठनों से संबंध दर्शकों के सामने स्पष्ट नहीं की जाती, जिससे उन्हें निरपेक्ष मुस्लिम आवाज के तौर पर पेश किया जाता है। भुगतान और परफॉर्मेंस को जोड़कर देखे जाने के दावे एक से ज्यादा स्वतंत्र स्रोतों में मिलते हैं। यह 3 रिपोर्ट में उभरने वाली तस्वीर एक ऐसी मीडिया तंत्र जो TRP के दबाव में बार बार उन्हीं चेहरों को बुलाती है जो विवाद बढ़ाने में सक्षम साबित होते हैं, चाहे उनके प्रतिनिधित्व क्षमता पर कितने भी सवाल हों। दर्शकों के लिए सबसे ज़रूरी सतर्कता यह है कि स्क्रीन पर मौलाना या इस्लामिक एक्सपर्ट का टैग के साथ दिखने वाला हर चेहरा किसी संस्था या समुदाय का प्रमाणित प्रतिनिधि नहीं होता और इस फर्क को समझना ही इस तरह के बहसों के असर को कम करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज हैदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।